हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो, पीजीटी 2021 में आज जो मैं आपको अगला पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो रहेगा पीजीटी कॉमर्स फीमेल। बाकी बहुत रिसेंट की ही आंसर की है, 29 जुलाई 2021 की। टाइमिंग 2 से 5 थी। बाकी कंप्लीट पीडीएफ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। बाकी कौन से आज के 20 क्वेश्चन है भाई, वन बाय वन करते हुए उनको सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, मेंसुरेशन से है। कहता है कि एक सर्कल की रेडियस और उसकी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस आप समझते हो परिधि, जो कि 2 पाई आर होता है। तो इसकी परिधि और इसकी रेडियस का अंतर हमें दिया हुआ है, देखो 37। और हमसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब एरिया होता है देखो πr², तो आपको चाहिए आर। आर आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो यहाँ से आप आर को अगर कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में बचा 2 पाई। 2 पाई का मतलब होगा 2 × 22/7 यानी कि 44/7 और -1। अब आप इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करोगे तो 44 में से 7 गया तो 37/7 मिल रहा है, और 37 से 37 जाएगा कट, तो आर आपको 7 मिल गया। बस उसी 7 को जब आप यहाँ रखोगे तो एरिया आपको मिल जाएगा 154। तो बहुत आसान सा सवाल था, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन है। ये जो आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहे हैं तो ये दोनों की वैल्यू सेम है और आप उनकी जगह x रखो, तो आप लिखोगे x/22। अच्छा, √49 आप समझ रहे हो 7 होता है, इक्वल्स टू में 56/x इंटू √1331 होता है 11। तो 7 से देखो ये नंबर 8 बार ही कटा, और यहाँ से आपको x² इक्वल्स टू मिल रहा है, देखो 8 × 11, और ये 22 भी वहीं चले जाना है। 22 को आप 2 × 11 लिख सकते हो। आपको x निकालना है, आप स्क्वायर हटा दो, यहाँ अंडर रूट ले लो। 11 बाहर आ जाएगा एक तो, और 8 दूनी 16 का अंडर रूट होता है 4। तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा 44। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन सब में से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। तो देखो, इसको तो आप बिल्कुल साइड कर दो क्योंकि ये 1 पॉइंट कुछ बन रहा है, बाकी सब में 0 पॉइंट कुछ ही बनेगा। देखो, जैसे इसको हम सॉल्व करें तो 37 डिवाइड करेगा 23 को, तो पॉइंट आपको पहले लेना होगा, और उसके बाद ये यहाँ 230 हो जाएगा। और आप 37 को देखो कितनी बारी पढ़ सकते हो, 7 बारी चलाते हैं एक बारी, तो ये हो गया आपका 259। ये भी ज़्यादा है देखो, तो 6 बारी आप रखो, तो यहाँ से आपको ना 0.6 कुछ मिल रहा होगा। आगे देखते हैं, जब आप डिवाइड करोगे 43 को 54 से, तो फिर आपको देखो पहले पॉइंट लगाना होगा और एक ज़ीरो लेना होगा। अब 54 को हम कितनी बारी पढ़ सकते हैं, देखो 54 का डबल 108 होता है, 108 का डबल 216 होता है, और 216 का डबल होता है 432। यानी इंटू 2 किया, यहाँ इंटू 4, यहाँ इंटू 8, तो आप 7 टाइम्स में पढ़ सकते हो, 0.7 कुछ होगा। और यहाँ अगर आप यहाँ ज़ीरो लगाते हो तो 6 × 8 48, मतलब ये 8 से शुरू हो रही होगी। तो बिल्कुल क्लियर है, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर 23/37 है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 परसेंटेज का है। कहता है कि एक भिन्न, देखो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा ही है, मैं बस हिंदी बना देता हूँ इसकी। एक भिन्न के अंश में, मतलब अंश को अगर हम 25% से बढ़ाते हैं और उसके हर को 50% से घटाते हैं, तो ये भिन्न, मतलब परिणामी भिन्न 2/5 हो जाती है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि वो मूल भिन्न क्या है। तो उसी मूल भिन्न को देखो मैं x/y मान लेता हूँ। बाकी ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो इसका अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले से ही अपने आप में 100% है। अगर आप अंश को 25% से बढ़ाते हो तो अब वो 125% हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप इसके हर को 50% से घटाओगे, 100 ये पहले था, 50 से आपने घटा लिया तो 50% रह गया, और तब जाकर ये देखो 2/5 हो जाता है। x/y यहाँ पर मूल भिन्न यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन है, आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके साथ जो ये लिखा है ना, इस पार्ट को आप वहाँ ले जाकर पलट दो। उससे पहले ये परसेंट से परसेंट ख़त्म, और 25 से 5 टाइम्स कटा और 2 टाइम्स, तो उधर जाके ये भी 2/5 हो जाएगा। और फ्रैक्शन जो आपको ओरिजिनल मिल रही है वो 4/25 मिल रही है। क्वेश्चन का आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो कहता है कि वह बड़ी से बड़ी
ग्रेटेस्ट नंबर हमें निकालना है जिससे जब हम 860 को डिवाइड करें तो वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा बट 10 बचा रहे हैं। तो अगर मैं इसमें से 10 घटा लूँ तो आप बोलोगे वो बड़े से बड़ा नंबर 850 को पूरा डिवाइड कर सकता है। उसी तरीके से एक और नंबर है 1045, जब इसको वो नंबर डिवाइड करता है बड़े से बड़ा नंबर तो 25 बचता है। तो अगर मैं इसमें से 25 घटा दूँ तो आप बोलोगे कि भाई वो बड़े से बड़ा नंबर इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें बस इन दोनों का HCF निकालना है, क्योंकि HCF का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सके। HCF कैसे निकालना है, देखो जैसे इनकी ज़ीरो कट रही है, ज़ीरो कटने का मतलब आपने 10 से काटा, और 10 से काटने के बाद आप देख पा रहे हो 17 से भी कट रहे हैं नंबर। 17 से देखो 5 बारी कट रहा है और 17 से ये नंबर 6 बारी। अब जाकर ये को प्राइम हो गए, मतलब आगे ये नंबर्स नहीं कट रहे। तो जिन जिन नंबर से आपने काटा है बस उन्हीं को मल्टीप्लाई करना होता है और HCF आ जाता है। 170 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो पार्टनरशिप का है। कहता है कि ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। हालांकि ए ने शुरुआत में 1200 रुपये लगाए और बी ने लगाए 1500 रुपये। अब इनका बिजनेस हो गया शुरू। उसके बाद क्या होता है, देखो 6 महीने बाद ए ने फिर से इन्वेस्टमेंट की और वो जितना पैसा उसने पहले लगाया था ना उसका आधा पैसा लगाया है। तो देखो ये वाली इन्वेस्टमेंट तो एक ही यानी 6 महीने चली, और अब उसकी एक नई इन्वेस्टमेंट होगी 1200 प्लस 1200 का आधा यानी 600। तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी 1800 रुपये, और ये 1800 रुपये अब अगले 6 महीने के लिए चलेगी, क्योंकि देखो जनरली जो प्रॉफिट लिया जाता है वो साल के एंड में लिया जाता है यानी 12 महीने के एंड में। उसी तरीके से देखो आपको बता रखा है कि बी ने 20% अपना शुरुआती पैसा निकाल लिया, वो भी कब, 6 महीने बाद। तो बी का भी ये पैसा 6 ही महीने चलेगा। और अब जैसे कि 20%, 1500 का 20% आप जब ऐसे निकालोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 15 दूनी 30 और एक ज़ीरो, 300 रुपये मतलब बी ने निकाल लिए। तो यानी कि अब इसकी इन्वेस्टमेंट 1200 चलेगी अगले 6 महीने। अब देखो इनको आपको जोड़ना होगा और तब जाकर आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ये 2 ज़ीरो आप शुरुआत में ही काट दो, कॉमन है। तो 12 गुना 6 72 होता है, और बल्कि आपको इनको जोड़ना है तो आप 6 को भी कॉमन ले सकते हो। ब्रैकेट में बचा 18 प्लस 12 यानी कि 30। उसी तरीके से आप यहाँ 6 को कॉमन लोगे तो 15 और 12 27 हुआ। तो 6 से 6 भी कटा, और 3 से आप समझ पा रहे हो नंबर 10 और 9 बारी कटे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इनको प्रॉफिट जो बांटना है ना वो 10:9 में बांटना है। अब देखो यहाँ बता रखा है कि ए का जो प्रॉफिट है वो 7980 है आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट में से। तो हमें निकालना है ना सॉरी, इन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, मतलब जो टोटल प्रॉफिट है ना वो 7980 है। तो 10 और 9 में प्रॉफिट बांटने का मतलब है 19 यूनिट। 19 की ही वैल्यू यहाँ पर 7980 है। तो ये कितने टाइम से 19 का चेक करते हैं भाई, 19 से आप डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 19 से आप 4 बारी काटो 76, बचा 3 और 8, 19 दूनी 38 और एक ज़ीरो। 1 यूनिट की वैल्यू 420 है, तो आप दोनों को 420 से मल्टीप्लाई कर लो और इस प्रॉफिट में से कितना किसको मिल रहा है आपको मिल जाएगा। ए से मतलब ए का हमसे पूछा जा रहा है तो आंसर रहेगा 4200। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पर आपको एक टेबल दिखा रखी है और बता रखा है ये गांव है और इनमें इतने इतने बच्चे हैं और इतने बच्चों को मतलब पोलियो की बूंद मिल चुकी है। अब देखते हैं सवाल क्या पूछ रहे हैं। कहता है कि भाई गांव डी में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 में है। देखो ये जो 272 आपको नज़र आ रहा है ना कुल बच्चे, तो इनमें से जो लड़के हैं बॉयज़ और जो लड़कियां हैं गर्ल्स, उसका रेशियो आपको दे रखा है 5:3। 5:3 का मतलब है 8 से, और बच्चे असल में 8 यूनिट नहीं है 272 है। तो 272 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 तिया 24, 8 चौक 32। तो 34 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो 170 तो इनमें लड़के हैं, और 34 गुना 3 यानी 102 है लड़कियाँ। अब आगे देखते हैं। कहता है गांव डी में जिन्हें पोलियो ड्रॉप नहीं दिया गया है उन लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है। अब देखो 272 में से 240 को ड्रॉप मिल चुकी है, तो आप बोलोगे 32 को नहीं मिली ड्रॉप।
तो जिनको नहीं मिली ना उनमें लड़के और लड़कियों का रेशियो आपको बता रखा है 3:1। अब 3:1 में भी 32 को आप बांट सकते हो, जैसे 3 और 1 4 यूनिट बराबर 32 है। 1 यूनिट 8 हुई, 3 यूनिट 8 गुना 3 24 हुई, और यहाँ 8 हुई। तो 32 में से 24 लड़कों को 8 लड़कियों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं मिली। कहता है गांव डी में उन लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें जिन्हें पोलियो ड्रॉप दिया गया है। अब देखो 170 लड़कों में से 24 को ही नहीं मिला, तो आप 24 घटा लो, तो आप बोलोगे 146 लड़कों को ड्रॉप्स मिल चुकी है। उसी तरीके से 102 लड़कियों में से सिर्फ 8 को ही नहीं मिला, तो इसका मतलब 94 लड़कियों को ड्रॉप्स मिल चुकी है। इनका जब आप रेशियो बनाओगे तो बहुत आसानी से आपको 73:47 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था, देखो कहता है कि मिस्टर एक्स 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से कार्यालय जाते हैं, मतलब 48 किलोमीटर की स्पीड है, और जितनी भी दूरी चलनी है उसका 60%। देखो 60% का मतलब आप समझते हो 3/5 होता है। तो टोटल डिस्टेंस को अगर मैं 5 मान लूँ तो 3 यूनिट डिस्टेंस ये रहा और 2 यूनिट डिस्टेंस ये था। तो 60% दूरी तय करने में लगने वाला समय शेष दूरी तय करने में लगने वाले समय से 10 मिनट अधिक है। मतलब देखो ये जो डिस्टेंस चला है ना 3 यूनिट, तो कहता है यहाँ पर भाई 10 मिनट ज़्यादा लगे हैं, और यहाँ पर जो भी टाइम लगा है मतलब उससे 10 मिनट ज़्यादा 3 यूनिट चलने में लगा है। अब करना क्या है, देखो आप इसको या तो एक्स के टर्म्स में लेके जाओ, वरना स्पीड तो आपको दे ही रखी है, यहाँ भी 48 है और यहाँ भी 48 है। तो आप करो क्या, डिस्टेंस या तो 5 मान लो या फिर एक ऐसा नंबर मानो जो 48 से कट भी सके। मैं देखो ऊपर ना 48 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस भी अब 5 × 48, मतलब आप टोटल डिस्टेंस मान के चल रहे हो 240 किलोमीटर का। कि अगर ये रास्ता 240 किलोमीटर का होता ये दूरी, तो फिर देखो यहाँ तो 3 घंटे लगते मिस्टर एक्स को, और यहाँ लगते 2 घंटे। तो इस टाइम में अंतर आ गया 1 घंटे का, जिसको हम बोलते हैं 60 मिनट। जबकि इन दोनों टाइम के बीच का अंतर 10 मिनट होना चाहिए। तो मतलब ये एक तरीके से टाइम यूनिट्स में है, और 60 यूनिट की वैल्यू आपको 10 मिनट दे रखी है। और यहाँ से मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ भाई 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 10/60, यानी 1/6, 1/6। तो टोटल डिस्टेंस जो आपने 240 यूनिट माना हुआ है ना, उसको भी आप सीधा सीधा 1/6 कर दो, तो डिस्टेंस आपको मिल जाएगा 40 किलोमीटर। बाकी भाई जिसको ये मेथड समझ में नहीं आया तो वो एक्स की टर्म्स में भी जा सकता है, वरना ऑप्शन भी उठा के कर सकता है, ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो फिर से वही डाटा है पोलियो वाला, और कहता है गांव ए, सी और डी में उन बच्चों की औसत संख्या ज्ञात करें जिन्हें जिन्हें पोलियो ड्रॉप्स नहीं दिया गया है। तो देखो एक तो गांव ए है, एक सी है और एक है डी। तो 254 में से 192 बच्चों को ड्रॉप्स मिल चुकी है, तो यानी 8 और 54 62, इतने बच्चों को ड्रॉप्स नहीं मिली। सी में देखो 156 में से 124 को मिल चुकी है, जब आप 156 में से 124 हटाओगे तो आपको मिलेगा 32, इतने बच्चों को नहीं मिला। और उसी तरीके से देखो डी में 272 में से 240 को मिल चुकी है, तो यानी 32 को यहाँ भी नहीं मिली। इन्हीं का बस एवरेज निकालना है, आप इन तीनों को जोड़ो, 60 और 30 90 और 30 120 और 6 126, और 3 से इनको डिवाइड करना है, एवरेज निकालना है, तो आंसर आपको मिलेगा 42 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो एवरेज से है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। कहता है कि भाई एक क्लास में 39 स्टूडेंट्स हैं, और होता क्या है कि उनका एवरेज वेट इतने किलोग्राम से बढ़ जाता है जैसे ही एक टीचर को इस ग्रुप में शामिल किया जाता है। अच्छा, टीचर का वेट 84 किलोग्राम है, तो आपको बताना है कि सभी बच्चों का एवरेज वेट क्या होगा। अब समझना आपको ऐसे है, देखो कि जैसे ही टीचर शामिल हुई, तो टीचर के आने से क्या हुआ, देखो जो एवरेज चल रहा था ना इन बच्चों का, तो एवरेज जितनी तो टीचर है ही, मतलब एवरेज जितनी ही अगर होती ना, मतलब मैंने यहाँ देखो इन बच्चों का एवरेज मान लिया, और यही एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ कि टीचर का भी कम से कम इतना तो वेट होगा ही होगा, बल्कि इससे ना ज़्यादा होगा।
और ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इसके आने से एवरेज मेंटेन नहीं रहा, मतलब सेम नहीं रहा, बल्कि बढ़ गया। और इन दोनों को जोड़कर ही टीचर का वेट हमें पता चलेगा, जो कि है 84। अब ये एक्स्ट्रा वाली कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। देखो, टीचर के आने के बाद टोटल जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होगी थी ना, वो 40 हो गई थी। 39 तो पहले ही थी, एक टीचर भी आ गया तो 40। और सभी को इसने क्या किया कि इतना वेट दे दिया, 0.9। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना एक्स्ट्रा ये टीचर लेकर आई थी। तो देखो ये 36 है, और 36 आप यहाँ आकर घटाओगे तो एवरेज जो आपको मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा 48। और ये एवरेज वही है जो मैंने बच्चों का माना था। तो 39 बच्चों का एवरेज 48 है। पूछे टीचर के आने के बाद क्या वेट हो गया, तो 48 में आप 0.9 जोड़ देना और आप आंसर करते 48.9। तो उम्मीद है ये बात समझ आई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मैंसुरेशन का है। कहता है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है। तो इसके फर्श पर हमें टाइल्स बिछानी है, और वो स्क्वायर टाइल्स है, वर्गाकार टाइल्स है, जिनका साइज़ 20 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि ऐसी कितनी टाइल्स बिछाई जा सकती है। एक तो देखो इस ऊंचाई को काट दो, क्योंकि जो टाइल लगेगी वो फर्श पे लगेगी, और फर्श पे दो ही डायमेंशंस होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो देखो 12 मीटर, या फिर मैं इसको 12 गुना 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ये है कमरे की लंबाई। इनटू में चौड़ाई कितनी है, आप बोलोगे वैसे तो 10 मीटर है, बट सेंटीमीटर में लेके जाना है तो इंटू 100 करना होगा। तो L इंटू बी मैंने ऊपर किया है। देखो यहाँ से फर्श का ना एरिया पता चल गया, और अब आप इसको डिवाइड करोगे टाइल के, एक टाइल के क्षेत्रफल से, तो आपको पता चल जाएगा कितनी नंबर ऑफ़ टाइल्स यहाँ लगेगी। टाइल जो है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया आप समझते हो, साइड स्क्वायर होता है, साइड 20 है, सेंटीमीटर में है, इसलिए आप सीधा 20 × 20 लिखो। और ऊपर ही मैंने ये 100 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया है ताकि सेंटीमीटर में हो जाए। तो अब इसको आप जब कैलकुलेट करोगे, देखो ये 5 बारी कटा और ये 5 बारी, तो 5 गुना 5 25 गुना 12 होता है 300 गुना 10, यानी कि 3000। तो टोटल 3000 टाइल्स लगेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो फेमस क्वेश्चन है परसेंटेज का। कहता है कि भाई चीनी का अगर जो प्राइस मूल्य 20% से घट जाए, तो एक व्यक्ति ना अब 500 ग्राम ज़्यादा चीनी खरीद सकता है 36 रुपये में। तो इसका मतलब देखो 36 रुपये में नहीं आ रही 500 ग्राम चीनी, इसका मतलब है 36 रुपये में ही पहले कुछ सामान आ रहा था। मान लेते हैं x किलोग्राम चीनी आ रही थी, तो अब 36 रुपये में ना x + 500 यानी 0.5 kg इतनी चीनी आ रही है। तो कहने का मतलब है दोनों बारी देखो कुल खर्च बराबर था, और रेट कम होने की वजह से ही सामान ज़्यादा आता है, आप समझते हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो शुरुआती प्राइस है ना, ओरिजिनल प्राइस शुगर का प्रति किलोग्राम में, वो कितना था। तो इसको करना कैसे है, देखो जैसे कि प्राइस 20% से घट गया, फ्रैक्शन आप समझते हो 1/5 होती है। तो आप इसको ऐसे लिखो कि भाई अगर पहले प्राइस 5 था ओरिजिनली, तो अभी 4 हो गया। और जब ये कुल खर्च बराबर होता है ना, एक्सपेंडिचर्स जो कि बनता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जब ये एक्सपेंडिचर बराबर होता है तो हमें कंजम्पशन को उल्टे रेशियो में रखना होता है, यानी 4:5। तभी देखो 5 गुना 4 20, और 20 1:1 बनेंगे। तो अब आप ये कंजम्पशन वाला रेशियो उठा लो बस यहाँ से, 4:5। इसका मतलब है कि अगर पहले भाई इतना सामान आता था तो अब इतना आ रहा है, मतलब 1 यूनिट ज़्यादा आ रहा है। बट असल में 1 यूनिट ज़्यादा नहीं आ रहा, 0.5 आप कह सकते हो kg, जिसको आप हाफ़ भी लिख सकते हो, कि इतना फालतू आ रहा है हाफ़ kg। 1 यूनिट की वैल्यू हाफ़ है, तो 4 यूनिट की वैल्यू या 5 यूनिट की वैल्यू हाफ़ हाफ़ से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगी। तो मुझे काम करना है ओरिजिनल पर। तो ओरिजिनली देखो 2 किलोग्राम चीनी आती थी कितने में, 36 में। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 किलोग्राम का रेट, तो आप बोलोगे 18। तो 18 यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस रहेगा। देखो ये अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, और बताया है कि ये डिविजिबल है x - 7 से, और रिमाइंडर 0 आने का मतलब है ये पूरा पूरा डिविजिबल है x - 7 से। अब अगर ये x - 7 से डिविजिबल है, तो आप इसको = 0 रख सकते हो, और यहाँ से x की वैल्यू 7 आप इस एक्सप्रेशन में रखो, और देखो इसको 0 के इक्वल करते हुए आप p की वैल्यू निकाल सकते हो।
आप करो क्या कि एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो ताकि थोड़ा तो कम हो कैलकुलेशन। एक्स स्क्वायर को अगर आप कॉमन लेते हो तो आप ब्रैकेट में लिखोगे पी एक्स माइनस 7, आगे देखो प्लस का 4x माइनस 28 लिखा रहने देते हैं इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि x की वैल्यू 7 है तो 4 इंटू 7 भी 28 बनाएगा, कैंसिल हो गया ये। इधर आप रखोगे तो ये देखो 49 बन जाएगा, और x की जगह 7 रखोगे आप तो 7p माइनस 7 हो जाएगा इक्वल्स टू किसके, 0 के। तो इस 49 को भी हटा के जब आप यहाँ लेकर आओगे तो आप समझ रहे हो कि 7p माइनस 7 कुल मिलाकर 0 के इक्वल हो गया। तो आप 7p को 7 लिख सकते हो और p की वैल्यू आपको मिल गई 1। तो 1 इस सवाल का रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 था। देखो इसके बाद कहता है कि एक बोट 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, देखो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब आप समझ रहे हो प्रतिकूल, जहाँ पर बोट की स्पीड अगर b है और वाटर की w है तो बोट इस स्पीड से चलेगी। 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में यानी कि अनुकूल में, जहाँ पर b प्लस डब्ल्यू की स्पीड से बोट चलेगी। तो ये जो टाइम टोटल लगा है ना, ये 10 घंटे आपको बता रखा है। इसके अलावा बता रखा है कि जो बोट की स्पीड है वो ट्वाइस है वाटर की स्पीड से। तो बोट और वाटर की स्पीड्स का रेशियो आपके पास है 2:1। अब आप 2:1 को मतलब यूनिट्स में ही स्पीड बनाओ तो आप बोलोगे यहाँ तो 1 बनी और 2 + 1 यहाँ 3 बनी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इस वैल्यूज़ से मतलब टोटल टाइम कितना आता है। तो आप बोलोगे 20 घंटे तो यहाँ आएगा, और 3 इसको 5 बारी में कटेगा तो 5 घंटे यहाँ, यानी कि 25 यूनिट टाइम आ रहा है, जबकि टोटल टाइम हमें बता रखा है 10। तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो 10/25, जिसको आप 2/5 लिख सकते हो। अब देखो आपको एक छोटी सी बात समझनी है, असल में ये टाइम की यूनिट्स हैं। टाइम और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर टाइम 2/5 आप चाहते हो तो स्पीड को 5/2 करना होगा, मतलब उल्टा करना होगा। तो बोट और वाटर की स्पीड आप ऐसे निकाल सकते हो, वरना देखो आप सीधा डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लो b + w की, जो कि 3 यूनिट थी। तो आप बोलोगे 3 को उल्टा यानी कि 5/2 में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 15/2 आ जाएगी। अब स्पीड 15/2 आ चुकी है और हमें 10 किलोमीटर चलवाना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ देखो, और यहाँ लिखते हैं कि टोटल डिस्टेंस 10 चलवाना है जबकि स्पीड 15/2 आई है, तो 2 ऊपर चले जाएगा। अब यहाँ से देखो आपको मिल रहा है 4/3, और 4/3 आवर्स का मतलब होता है 1.33 आवर्स। तो यही इस सवाल का रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजिस से है, आयु संबंधित प्रश्न, और अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि 3 वर्ष पहले पी की आयु और 3 वर्ष से पहले क्यू की आयु का अनुपात इतना था। देखो आप मान लो आज पी की एज पी ही है और क्यू की एज क्यू है। तो 3 वर्ष बाद अगर मैं आपसे पूछूं पी की एज बताओ तो आप बोलोगे p+3। क्यू की एज 3 वर्ष पहले की चाहिए मुझे, तो आप बोलोगे q-3। और ये रेशियो आपको दे दिया 3:2। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2p + 6 = 3q-9। या फिर आप इसको लिख सकते हो देखो 3q - 2p, और -9 इधर आकर 6 में ऐड होगा तो 15। एक इक्वेशन देखो आपको यहाँ से मिल गई। दूसरी इक्वेशन आपको बता रखी है वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है, तो यानी कि Q + P 45 वर्ष के हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आता है। आप इनको नीचे वाली इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देख पा रहे हो ये 2p से 2p तो कैंसिल हो गया, बचा 5q, और उधर देखो 15 और 90 105 हो गया। तो Q की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई 21। तो आप P की एज भी निकाल सकते हो, जैसे कि वर्तमान में दोनों की एज मिलाकर 45 थी, तो 45 में से 21 घटा लो 24। अब कहता है 12 वर्ष बाद P की आयु का आधा कितना होगा। आज P की आयु 24 है, 12 वर्ष बाद 36 हो जाएगी, और 36 का आधा हमसे पूछा जा रहा है, तो आंसर रहेगा 18 वर्ष। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 है परसेंटेज का। कहता है ए और बी दो बच्चों ने एक परीक्षा दी, तो उनमें से एक बच्चे के 9 नंबर अधिक है दूसरे बच्चे से। आप मान लो ए के 9 नंबर अधिक है, और कहता है उसी बच्चे के मार्क्स 56% है दोनों के योग का।
कहने का मतलब है कि अगर ए और बी को दोनों को मिलाकर मैं मान लूँ 100 नंबर लेकर आए ये, तो अकेले ए के 56 नंबर हैं, दोनों के 100 हैं, ए के 56 हैं तो बी के 44 हो गए। और छोटा अगर आप इस रेशियो को बनाते हो तो आपको 14 और 11 मिलता है। और दोनों के मार्क्स के बीच का जो डिफरेंस आपको 3 यूनिट नज़र आ रहा है ना, एक्चुअली में वही डिफरेंस आपको बता रखा है 9 है। 3 यूनिट की वैल्यू अगर 9 है तो 1 यूनिट की 3 है। हमसे पूछा जा रहा है दोनों का मिलाकर सम, तो जो कि 25 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 25 इंटू 3 यानी दोनों के मिलाकर है 75 नंबर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ आपको एक डीआई का क्वेश्चन मिल रहा है। देखो ये 2014, 15, 16, 17, 18 दो कंपनीज़ है पी और क्यू, और आपको ना देखो इनके दिखा रखे हैं यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पढ़ लेते एक बारी, वैसे इन्होंने नहीं बताया, लिखा है देखो प्रॉफिट परसेंट। कहता है कि वर्ष 2017 में कंपनी पी, देखो वर्ष 2017 में कंपनी पी का प्रॉफिट इतना है और क्यू का प्रॉफिट इतना है। और कहता है दोनों की आय समान है इन दोनों वर्षों में, तो 2017 में कंपनी पी और क्यू मतलब इसी वर्ष इन दोनों के खर्च का अनुपात निकालना है। अब इन्होंने देखो एक फार्मूला आपको लिख के नहीं दिया, वो गलती इनसे हुई है, वरना फार्मूला भी मेंशन होता है। फार्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम, मतलब आय माइनस खर्च बटे में आय, सॉरी नीचे आय नहीं होगा, एक्चुअली एक्सपेंडिचर होगा यानी कि खर्च। ये एक फार्मूला होता है, इसका यूज़ आपको यहाँ करना पड़ेगा। जैसे 2017 में पी की आप देख पा रहे हो 25% प्रॉफिट परसेंट है, जिसको आप 1/4 लिख सकते हो। क्यू का आप देख रहे हो 30% है, जिसकी फ्रैक्शन आप 3/10 लिख सकते हो। और नीचे वाले नंबर किसको बता रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स को, खर्च को। ऊपर वाले नंबर किसको बता रहे हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स को। तो अब बात को समझो, अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो एक्सपेंडिचर से एक्सपेंडिचर कैंसिल हो जाएगा और इनकम बन जाएगी। मतलब अगर मैं आपसे इनकम पूछूं तो वो जोड़ने से बनेगी, जैसे यहाँ 5 यूनिट और यहाँ बन रही है 13 यूनिट। और इनकम जैसे कि हमें इक्वल बताई थी, बट वो इक्वल नज़र नहीं आ रही, तो अब इसको इक्वल बनाओ यहाँ 13 से और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके। तो उसी रेशियो में देखो आप यहाँ इनके जो खर्च है इनको 13 से, मतलब 4 गुना 13 हो गया, और इस वाले खर्च को आप 5 से, तो इस रेशियो में इनके खर्च आ जाएंगे, जिसको अगर आप और छोटा करते हो तो आपको फाइनली 26:25 मिल जाता है। जो इनके खर्चों का अनुपात है वो 26:25 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 256 का √16 होता है, 576 का 24 होता है, तो यानी कि 40% बस आपको निकालना है 1560 का। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 156 इंटू 4 करना है, आपको मिल जाएगा 624। क्वेश्चन नंबर 19 था देखो, कहता है रोली ने सीमा को एक निश्चित धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर पर उधार दी, और 8 वर्ष बाद जो भी ब्याज मिला रोली को, तो वो धनराशि से यानी प्रिंसिपल से 3400 रुपये कम है। तो रोली ने सीमा को कितनी राशि उधार दी, यानी प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। आप मान लो कि 100 रुपये दिए थे रोली ने, और 4% 8 वर्ष तक, 100 रुपये का 4% 4 रुपये ही ब्याज होता है, और 8 वर्ष का 32 होता है, तो ये ब्याज है। तो हमें ये जो दे रखा है ना देखो 3400 रुपये, ये असल में इनका अंतर दे रखा है, जो कि आपका 68 यूनिट बन रहा है। इसी की वैल्यू 3400 है। अगर मैं आपसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछूं तो 3400/68 होगी। और देखो 34 से ये 100 बारी घटेगा, 34 से 2 बारी 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। प्रिंसिपल जो कि 100 यूनिट है, 100 की वैल्यू आपको निकालनी है 100 गुना 50, तो आंसर रहेगा 5000। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है इस पेपर का। कहता है अमित अकेले काम का एक हिस्सा पूरा करने में 6 दिन लगाता है। कहने का मतलब है अमित किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बंटी उसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, और चित्रा की मदद लेकर अगर ये काम करे अमित और बंटी यानी ए, बी और सी, तो इनको लगते हैं 4 दिन। अब यहाँ से आप सबसे पहले निकालो इनकी क्षमताएं।
तो एलसीएम जब आप लोगे तो आपको 84 मिल जाएगा। और अमित की क्षमता आपको मिलेगी देखो कितनी, 6 एकम 6 और 4 14। और बंटी की क्षमता आपको मिल रही है 6। तीनों की क्षमता मिलाकर आपको मिल रही है देखो 21। तो अब आप देखो समझो, यहाँ पर अमित की क्षमता तो आपको नज़र आ ही रही है 14, बंटी की क्षमता हमें 6 नज़र आ रही है, और अमित और बंटी की क्षमता जैसे कि दोनों की मिलाकर 20 है, तीनों की 21 है, तो चित्रा की 1 हुई। तो देखो ये रेशियो क्षमता का भी है और यही रेशियो मजदूरी का भी होगा। तो बस आपको अब क्या करना है, ये 1470 रुपये इसी रेशियो में बांटने हैं। जबकि 14 और 6 20 और 1 21 यूनिट ये बन रहे हैं। 21 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 1470। जब आप 1470 को देखो डिवाइड करोगे 21 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 70 मिल जाएगी। और आपको मतलब चित्रा का बताना है कितना हिस्सा है, 1 यूनिट ही है वो, तो आंसर हो गया 70 रुपये। तो यहाँ पर ये पेपर ख़त्म होता है। बाकी जल्द किसी और आंसर की के साथ मिलते हैं, जब तक आप इसको कंप्लीट करो। थैंक यू।